महेंद्र जी, मैं पहले आपके पास आता हूँ। पूरी की पूरी जो खबर है वो आपने देखी है। आपके हिसाब से जो बयान सपा के नेता दे रहे थे हमारी स्टोरी में, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्या ये एजेंसीज हिंदू मुस्लिम करने घुसी हैं? एजेंसीज ने तो तलाशा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और उस पर कोई सिफारिश कर दी। देखिए, सबसे प्रमुख बात है कि ये सारे मदरसे जो है वो भारत नेपाल सीमा से जुड़े हैं। और अगर हम देखें तो इस समय और ये सारे 13,000 मदरसे अवैध हैं। मतलब इनका कानूनी रूप से सरकारी रूप से कोई हिसाब किताब नहीं। और अगर हम आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से देखें तो नेपाल में अभी जो है वहां पे एक भारत समर्थित नहीं हम कह सकते हैं, भारत के विरुद्ध जो है बयान देने वाले कम्युनिस्ट पार्टी जो प्रचंड की है या जो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ओली की है, उनकी सरकारें हैं। तो अभी एक 3 दिन पहले ऐसी बात हुई। तो ऐसे में निश्चित रूप से सरकार को और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको चिंता का विषय है कि कहीं वहां पे, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चीन समर्थित जो है कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, और इस पे भारतीय सरकार को या जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए, और चिंता की बात है। तो अगर मदरसे वैध रूप से संचालित हो रहे हैं तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं, और किसी को, इस देश के किसी नागरिक को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं तो सबको इसकी चिंता होनी चाहिए, और वो भी तब जो जहां पे भारत नेपाल सीमा पे ये मदरसे संचालित हो रहे हैं, चाहे बहराइच हो, श्रावस्ती हो, महाराजगंज हो, जो ये जिले हैं। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं, वो पूरे देश के भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, और उनके खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता है। पर ये जो इसमें कह रहे हर हैं कि चीज हिंदू देखिए। मुस्लिम हो रहा है, ये मैं डिमार्केशन है क्या? मैं मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ कि आप अगर देखिए कि हर एक मुद्दे को जो भारतीय सुरक्षा से, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, उसको इस तरीके से एक सांप्रदायिक और इस नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। और मुझे लगता है कि इसको हम सबकी सुरक्षा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो मजहब पूछ के नहीं, उसमें जो लोग हताहत होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है। तो हमें अपनी सुरक्षा से संबंधित जो भी सरकार निर्णय ले रही है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और एक सच में अगर हम देखें कि जिस तरीके से अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है नेपाल में, जिस तरीके से जो नेपाली कांग्रेस है, जो जिसका एक एक पड़ोसी के रूप में बहुत ही बेहतरीन रवैया रहा है, उसको हटा के कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी है, और ऐसे में ये निर्णय होता है। तो हमको इस पूरे परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए, ना कि सिर्फ ऐसा अगर हम इसको सेकुलर और कम्युनल बाइनरी के रूप में देखेंगे कि ये सेकुलरिज्म को आघात है, या जो है ये सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, और जो है सभी को इस बारे में बैठ के बात करनी चाहिए, सोच के वक्तव्य देना चाहिए कि किसी भी संप्रदाय की भावनाओं को आहत भी ना हो, लेकिन उनके ये समझ में भी आए कि ये देश की, ये प्रदेश की आवश्यकता है। कि हम्म। अगर किसी को इस पे ऐतराज नहीं है कि आप मदरसे संचालित करिए, लेकिन अगर आप उसको, वैधता उसकी आवश्यकता है, अगर वहां पे कोई घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तब तो राज्य सरकार पे दे दी जाएगी कि एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में देख के इसको, इसका विश्लेषण करना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। ठीक। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। अतीकुर साहब, बहुत अच्छी बात है कि तालीम देने के लिए मदरसा बड़े अच्छे भी काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे मदरसे देखे जो अच्छे हैं। अकीद की पढ़ाई, अकीदत की पढ़ाई, दिनायत की पढ़ाई, कुरान शरीफ की पढ़ाई, ये सब उसूल हदीस की पढ़ाई सब देखी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इन पढ़ाई से हटकर कहीं और भी एजेंडा आता है और वो एजेंसी बता रही है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। धन्यवाद भूपेंद्र जी। ये
सबसे पहला देखिए, अधिकार अगर इस विषय पे किसी को बात करने का है तो वो किसी मदरसे ऑफिशियल्स को होना चाहिए, जो कि पहले आपने स्टोरी में बताया, उन लोगों ने अपनी सफाई दी कि भाई अगर कोई इलीगैलिटीज हैं तो वो इलीगैलिटीज दूर करने के लिए वो सरकार का समर्थन चाहते भी हैं और सरकार को समर्थन देना भी चाहते हैं। हम लोग कम से कम 7-8 साल हो गए भूपेंद्र जी ये मदरसा एजुकेशन को लेकर, इसकी फंडिंग को लेकर, मदरसा में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, कितना इलीगल है, कितना वैध है, अवैध है, ये बात करते करते हो गया। और अब जाके सरकार ने इसकी एसआईटी ने रिपोर्ट पेश की है, अच्छी बात है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि सरकार इस मुतालिक कदम क्या उठाती। इसी से जुड़े हुआ मामला ये है भूपेंद्र जी कि मदरसा एजुकेशन क्योंकि मुस्लिम से रिलेटेड है, मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है, यही मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड साचर कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि पूरी कम्युनिटी कितने पिछड़ेपन की शिकार है, एजुकेशनल लेवल क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कितना रिप्रेजेंटेशन दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर है या प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन उसको किस तरह से धूल में मिलाया गया हमारी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसी के अंदर मदरसा एजुकेशन भी आता है। देखिए, और भूपेंद्र जी का धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि किसी भी चीज का वैध होना बहुत जरूरी है। अब सरकारें जिनको हम हर 5 साल में चुनते हैं, 70 साल, 72 साल, 73 साल होने आए, 75 साल, क्या ये इलीगैलिटीज को, चाहे वो मदरसे से रिलेटेड इलीगैलिटी हो या अवैध निर्माण से रिलेटेड इलीगैलिटी हो, जहां पर जब कभी चाहते हैं बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड इलीगैलिटी हो, या इलेक्शंस के अंदर किस तरह से टी.एन. शेषन साहब ने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की कई पेशकश की, लेकिन उन पेशकश को पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो जो सरकारें हम अपॉइंट करते आ रहे हैं, इलेक्ट करते आ रहे हैं, उसकी वैधता पे भी ये सवाल उठता है। और ये जो एसआईटी की आप बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी, ये एसआईटी है जो कि स्टेट ने अपने आप, स्टेट के चुनिंदा ऑफिसर्स ने बिठाई है। और ये स्टेट वो स्टेट है जो कि चीफ मिनिस्टर योगी साहब हेड करते हैं, जो कि हर इलेक्शन कैंपेन में जाके बोलते हैं कि देखिए मुसलमानों से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों के तमाम कमेलों में ताला लगाकर अलीगढ़ की मुस्लिम ताला इंडस्ट्री को हमने बढ़ावा दिया है। ये है इनका कम्युनल एजेंडा। भूपेंद्र जी, अतीक साहब, इसमें आपको कम्युनल क्यों दिख रहा है? आप स्वयं बोल रहे हैं कि अवैध चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, फिर आप दूसरी तरफ इसको कम्युनल देख रहे हैं। जी भूपेंद्र जी, मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि शायद इतना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम हमारे पास नहीं होगा। देखिए, बीजेपी आरएसएस का एक जो बुनियादी एजेंडा है वो एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम है, क्योंकि आए दिनों तमाम चैनल्स के ऊपर अतीक साहब, स्वयं की बातों को आप क्यों झुटला रहे हैं? आप स्वयं की बातों को झुटला रहे हैं अतीक साहब। मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज जी, 30 सेकंड दे दीजिए। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मुस्लिम्स को माइनॉरिटी मानना ही नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, भारत के अंदर मुसलमान सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, यानी वो सिरे से जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस माइनॉरिटीज का है उसी को नकारते हैं। ये है इनका कम्युनल एजेंडा। एग्जाम्पल्स और भी हैं मेरे पास। नहीं, दो एजेंडे आप मिक्स कर रहे हैं। ये अगर कोई अवैध हो रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो, क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दो को मिक्स कर दिया आपने। 1 मिनट में आपके पास आऊँगा, दोबारा आऊँगा। महेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। महेंद्र जी, सारा कुछ मिक्स हो जाता है। कोई भी चीज़ होती है तो सीधे ये बीजेपी पे अविश्वास है, आरएसएस पे अविश्वास है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ है इसलिए अविश्वास है। तो फिर किस पे विश्वास करेंगे? उन पे जो अवैध काम कर रहे हैं, क्या वहाँ से फंडिंग के स्रोत नहीं मिले हैं? 2-4 लोगों को मुझे लगता है कि कोई डेलीगेशन जब जाए तो एसआईटी उनको लेके जाए कि भाई देखो ये हो रहा है। क्या करें ऐसी स्थिति में फिर? नहीं, देखिए, सबसे निश्चित रूप से अगर आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी पे प्रश्न उठा रहे हैं तो आप खुद कहिए कि जो है ये जो 13,000 मदरसे हैं उसका प्रूफ दे दीजिए आप कि वो अवैध नहीं है। पहली बात।
दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या जो है उनके जो बाकी संगठन हैं उनके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने की बात हो रही है, मुझे जो लगता है, देखिए इस देश में सबसे बड़ी जो समस्या रही वो ये समस्या ये रही कि हमने जो है अपने अल्पसंख्यक को एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, और उसका नतीजा क्या हुआ, जो जो भारतीय जनता पार्टी के पहले की जो राजनीतिक दल थे जो सत्ता में थे, उसका नतीजा क्या हुआ कि सबके मन में आ गया कि हम कुछ भी कर सकते हैं धर्म के नाम। और ये बाकी किसी भी जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेस्ट के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उन लोगों, वहां पे जो भी माइनॉरिटी थे, नॉन क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो भी थे, उनको पैम्पर नहीं किया गया। उनको ये बताया गया कि ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप जो बाकी कम्युनिटीज हैं आप उसके बराबर हैं। हमारे देश के इतिहास में क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली, कि हमने माइनॉरिटीज को पैम्पर किया, एक, और वो भी उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया एक वोट बैंक की तरीके से। वहीं जहां हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जो अल्पसंख्यक है उनका भारत के जो राष्ट्रीय संपदा है, जो उनकी प्राकृतिक संपदा है, उसमें पहला अधिकार है, लेकिन उसी सरकार ने एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है जो कहती है कि माइनॉरिटीज की अगर हम आर्थिक रूप से, अगर हम उनके शैक्षणिक रूप से, उनके सामाजिक रूप से देखें तो सबसे पिछड़ी, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। तो लेकिन वो सरकार ये जो है स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और ये जो गलती हुई इतिहास में उसको सुधारेगा कौन, उसको ठीक कौन करेगा? कि आपने एक सिंबॉलिक रूप से आपने जो है एक उस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी का इस्तेमाल किया, आपने उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो अभी क्या है, अभी जो सरकार 2014 के बाद जो सरकार आई, उन्होंने बोला कि नहीं, यहां सब बराबर, और हमारी कोई भी जो योजनाएं होंगी वहां उसका लाभ सबको मिलेगा, किसी को बेहतर नहीं माना जाएगा, किसी को छोटा नहीं माना जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय जात का होगा। तो मैं हमेशा ये बात करता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी ये इल्जाम लगा दे कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं हैं या जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो किसी भी वर्ग या जात को के भेदभाव के उसका लाभ दिया जा रहा है, अतीक तब मैं साहब, मानूंगा कि आप जो है महेंद्र एक जी जो इल्जाम बोल लगा रहे सकते हैं, हम हर जगह कोई इवन आप पुराने दार्शनिकों को उठा के देख लीजिए, आप उठा लीजिए एरिस्टोटल को, आप उठा लीजिए प्लेटो को, आप उठा लीजिए सोक्रेटिस को, ये तो आप डेकार्टे को उठा लीजिए, सारे लोग बोलते हैं कोई नियम अगर नियम है तो वो यूनिवर्सल होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं आप माइनॉरिटी के पीछे विशेष अधिकार चाहते हैं और वो विशेष अधिकार केवल हमें रहे बाकी को ना मिले? तो ऐसे में इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। ऐसे तो देखिए मैं यही बात कहना चाहता हूं, मैं यही बात मेरा जो पॉइंट था वो यही पॉइंट था कि भाई इस देश में चाहे वो माइनॉरिटी हो, क्या जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो यही है कि इट इज अ मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स, कि ये बहुसंख्यक का शासन तो है अगर हम नंबर की संख्या में देखें, लेकिन यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनको उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक से ऊपर है, और जिसकी परिभाषा ये ऐसे की गई, जो पहले सरकारें थी उन्होंने इसकी परिभाषा इसी तरीके से की कि जो अल्पसंख्यक है उनका जो अधिकार है वो बहुसंख्यक के ऊपर है। नहीं, उसका मतलब ये था कि अगर ये बहुमत का भी शासन है तो जो अल्पमत में है उनके भी अधिकार उतने ही सुरक्षित है और उनको बराबर माना जाए, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, चाहे सरकार के कार्यक्रम हो। क्योंकि हमने पश्चिम का जो है सेकुलरिज्म नहीं अडॉप्ट किया, हमने जो सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया, हमने ये माना कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, हम जो है एकदम से सभी धर्म को रिजेक्ट नहीं करते हैं,
खासकर जो फ्रांस में हुआ, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको अपने जो रिलीजन